everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to continue our unit number 1 from the theory and practice of democracy. And अपने unit number 1 का नाम है that is the origin of the ideas, and we have already studied about the ancient Greece and Athens. And now in this video our next topic is that how Indian democracy developed over time. So yes, without wasting our time, let's begin our video. सो येस गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंडिया के ऊपर, कि इंडिया के अंदर किस तरीके से डेवलप्ड हुई डेमोक्रेसी टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करते हैं कि किस तरीके से पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंडिया के अंदर चलता है। तो सबसे पहले हम लोग रिपब्लिक्स एंड जनपद की बात करेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है किसी एक स्टेट जो सेल्फ गवर्निंग है, जिसके अंदर कोई दूसरी लोग इन्वॉल्व नहीं है, जिसके अंदर एक ही का रूल है। ठीक है, वो होती है हमारी रिपब्लिक। तो पहले के टाइम पे रिपब्लिक्स हुआ करते थे। एंड जनपद भी वही होते हैं हमारे जिसके अंदर टेरिटरी का डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ टेरिटरी। जना मीन्स पीपल एंड पदाज मीन टेरिटरीज। ठीक है, तो जना जहाँ पर लोग सेटल हो जाते हैं उसी को एक जनपद बोलते हैं। तो रिपब्लिक्स एंड जनपद के टाइम से हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से चालू हुई। ठीक है, तो इन एंशियंट इंडिया की अगर बात करें तो सेवरल रिपब्लिक्स नॉन एज महाजनपदास, बहुत सारे अलग अलग रिपब्लिक्स बने हुए थे। ठीक है, 16 महाजनपदास थे हमारे में एंशियंट टाइम पे। ठीक है, तो ये जो महाजनपदास थे सेवरल, इनको रिपब्लिक्स, जितने अलग अलग रिपब्लिक्स है ना, इन सबको मिलाकर सेवरल रिपब्लिक्स नॉन एज महाजनपदास एग्जिस्ट करते थे इंडिया के अंदर। तो ये जो रिपब्लिक्स होते थे ये इनकी खुद की पॉलिसी होती थी, सेल्फ गवर्निंग होते थे, और हर एक रिपब्लिक का यानी कि हर एक महाजनपदा का क्या होता था, खुद की गवर्नमेंट और खुद का पॉलिटिकल सिस्टम होता था। और यहाँ पर लोग आपस में आते थे, असेंबलीज बनाते थे और फिर डिसीजन लेते थे कलेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम एंशियंट टाइम की बात करें तो शूद्राज आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन कुछ जो रिपब्लिक्स, जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व थी या जो जो सिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व थी वो थी लिच्छा, मलास एंड वजहास। तो ये तीन जो हमारी स्टेट्स या आप कह सकते हैं ये चीज़ें इन्वॉल्व थी, ये स्टेट्स इन्वॉल्व थी, सिटीज़ इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले असेंबली जो वर्ड आता है ना, कि उन्होंने असेंबली बनाकर डिसीजन मेकिंग चालू किया, तो दिस इज़ द ओरिजिन, आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का ओरिजिन एंशियंट टाइम से हुआ। ठीक है, सेकंड टॉपिक होने वाला है अपना कि एंशियंट इंडिया के अंदर किस तरीके से सभा और समिति गठन की जाती थी। ठीक है, तो सभा बेसिकली क्या होता है, एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जहाँ पे बड़े लोग बैठ के एक असेंबली बनाते हैं सिटीजन्स की, और बातचीत की जाती है, डिस्कशन की जाती है इश्यूज़ पे डिफरेंट। ठीक है, और ये बॉडी प्ले करती है एक सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। समिति भी वही है हमारी। समिति जब किसी ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आ जाते हैं तो उसको समिति बोलते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने थॉट्स को रखते हैं। ठीक है, और डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी को, यहीं से हमारा ओरिजिन होता है अगेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, जहाँ पे दो बॉडी इलेक्ट की गई है इस बार, सभा और समिति। इससे पहले रिपब्लिक्स के अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा कि असेंबली बनाई जाती है, 5 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक डिसीजन लिया किसी चीज़ पर, वो बन गया। रिपब्लिक के अंदर सभा और समिति के अंदर अलग से एक सभा बिठाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे सभा के अंदर एल्डर्स लोग बैठते हैं, जब समिति कार्य नहीं कर पाती है तो सभा के पास जाते हैं। ठीक है, वो गवर्निंग का प्रोसेस चलाती है। तीसरा हमारा होने वाला है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आपने एंशियंट मिडिवल इंडिया पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अग्निसूत्र दीघा निकाय के अंदर हमने पूरा किंगशिप के बारे में ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो राइज ऑफ बुद्धिज्म एंशियंट इंडिया के अंदर ही हुआ था। ठीक है, और ऑल्सो इसने कंट्रीब्यूट किया कि इसने स्प्रेड करे काफ़ी सारे आइडिया, जैसे कि हमें नॉन वायलेंस का आइडिया बुद्धिज्म से मिलता है, पीसफुल एग्जिस्टेंस, किस तरीके से आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, बाय कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को रेजिल्यूट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस से हमारे पास आती हैं। तो ये बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस का भी असर हमारे ऊपर पड़ा है अगर हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से भी एक इन्फ्लुएंस मिलता है। तो पहला रिपब्लिक, दूसरा सभा समिति, और तीसरा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। फोर्थ आता है हमारा मौर्यन एम्पायर। सभा समिति के बाद हमारा बनता है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर हम सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी हम चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में मैंने हमको एंशियंट मिडिवल में पढ़ाया है। तो जो मौर्यन एम्पायर था, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स
करें ताकि ये लोग गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर सके, इंक्लूडिंग अधेरेंस। अधेरेंस का मीन्स होता है पालन करना, ये PALAN लिखा है ना, इसको पालन समझो, हिंदी वर्ड, ठीक है। पालन ऑफ धर्मा, कि धर्म का किस तरीके से पालन करना है मौर्यन एम्पायर के अंदर, हमें ये सीखने को मिलता है। और यहीं से किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट देखो चालू हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। मौर्यन एम्पायर से हमें ये पता लगा कि किस तरीके एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस किया जा सकता है, यानी कि एक रूल बनाकर किस तरीके से उसको फॉलो किया जा सकता है। अभी तक सिर्फ हम सभा समिति की बात कर रहे थे, रिपब्लिक्स की बात कर रहे थे, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे। अब हम बिल्कुल एक फॉर्म में आ गए हैं कि हाँ जी इस तरीके से रूल होंगे, यानी कि समझ लो जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक है, उसके अकॉर्डिंग रूल करते हैं। तो ये मौर्यन एम्पायर से समझ सकते हैं कि आप हमें मिलाए कि हमने एक पालन ऑफ धर्मा चालू किया, ठीक है। सेकंड आता है धर्म एंड रूल ऑफ लॉ। अगेन धर्म को फॉलो करो और एक रूल ऑफ लॉ बनाओ, एक लॉ बनाओ जिसके अंदर रूल्स हो, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट भी थी, लोकल गवर्नमेंट भी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, बिल्कुल जैसे कि इसके अंदर ज़मींदार्स आ जाते हैं, टैक्सर्स आ जाते हैं, जो टैक्स लेने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो किस तरीके से उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन लाया, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखो मौर्यन एम्पायर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो उन्होंने एक अलग से मौर्यन एम्पायर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, पब्लिक वेलफेयर के लिए तैयार किया गया, ठीक है। अपना नेक्स्ट होने वाला है डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ मौर्यन एम्पायर से यह मतलब है कि आपने किस तरीके से मौर्यन एम्पायर ने इंटरनेशनल रिलेशन, अपनी जो रिलीम थी, अपनी जो स्टेट की जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, उसके बाहर निकलकर दूसरे एरिया से क्या किया, दूसरे जो सिटीज़ थी, दूसरे किंगडम्स थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें मौर्यन एम्पायर और जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का एक एम्पायर था और एक था गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की और किस तरीके से उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, बातचीत की, ठीक है। और उसके बाद दोनों एम्पायर ही साथ में काफ़ी दूर तक ग्रो हुए, ठीक है। तो ये मौर्यन एम्पायर से हमें सीखने को मिलता है रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लोमेसी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखने लायक हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक अपना होने वाला है, फिफ्थ इज़ द मिडीवल पीरियड, ठीक है। मिडीवल पीरियड इंडिया के अंदर किस तरीके से, मिडीवल पीरियड के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ यहाँ से डेमोक्रेसी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो मिडीवल पीरियड के अंदर बहुत सारे रीजनल किंगडम आ गए थे, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, काफ़ी सारी दिल्ली सल्तनत, समझ रहे हो, रीजनल किंगडम की बात है, खाली दिल्ली में राज किया जा रहा है, खाली पर्टिकुलर रीजन्स पे राज किया जा रहा है। तो यहाँ से हमारा रीजनल किंगडम से ये पता लगा कि स्टेट वाइज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कि हर एक स्टेट को और अपना अलग अलग क्या हो, अपना अलग अलग उसका एक नेता हो। जैसे हमारे यहाँ पे हर स्टेट के अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, तो ये मिडीवल पीरियड से हमारे यहाँ पे देखो किस तरीके से धीरे धीरे डेमोक्रेसी अराइज हो रही है, ठीक है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स काफ़ी सारे थे, जो मुग़ल पीरियड आ जाता है उससे हमें यहाँ पर मिला, ठीक है, कि किस तरीके से मुग़ल पीरियड के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इस एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है मिडीवल पीरियड के अंदर, वहाँ पर भी क्योंकि ज़मींदार और टैक्सेस, जिजिया टैक्स आपने सुना होगा, वो सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और लोकल काउंसिल भी होते थे उस टाइम पे, जिनको हम पंचायत या पार्लियामेंट आज के टाइम पे आप कह सकते हैं। लोकल काउंसिल्स गठित किए गए, ठीक है, जिनको हम लोग पंचायत कहते हैं। तो ये मिडीवल इंडिया के अंदर चालू हो गया था। अब अपना सिक्स्थ टॉपिक है, क्योंकि मिडीवल इंडिया के बाद ही औरंगज़ेब का जब राज था, तो औरंगज़ेब के बिल्कुल एंड में जब वो उनकी डेथ होने वाली थी, ठीक है, तो बेसिकली क्या था, कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश होना चालू हो गया था। क्योंकि जैसे ही जो हमारे औरंगज़ेब मरे, तो उनके बाद बंगाल के जो हमारे वहाँ के जो बंगाल के नवाब्स हुआ करते थे, ठीक है, सिराजुद्दौला टाइप, आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। तो सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, ये सब अलीवर्दी खान, इस टाइप के जो उनके किंगडम था वो ख़त्म हुआ और कॉलोनियल रूल किस तरीके से आया, ठीक है। तो अब मिडीवल पीरियड के बाद सीधा हम कॉलोनियल रूल पे आ रहे हैं कि कॉलोनियल रूल किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ। तो ब्रिटिश कॉलोनियल का जो पीरियड है, यहाँ पीरियड यार 2 बार लिख दी, ठीक है, पीरियड देखो यहाँ 2 बार है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल जो पीरियड है उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम आ गया। ऑटोक्रेटिक मतलब किसी एक ही व्यक्ति का सिस्टम आ गया,
जो पावर है ना वो सिमट के रह गई किसी एक व्यक्ति के हाथ में। तो इस पावर को हटाने के लिए इंडियन लोगों को अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी चीज़ों के, अपनी राइट्स के बारे में पता चला ब्रिटिश के थ्रू। तो इसलिए ही इंडियन लीडर और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट कॉलोनियल रूल के अंदर अराइज हुए, जिनके अंदर एक पॉपुलर नेम है महात्मा गांधी का। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलोनियल रूल ने हमारे अंदर मॉडर्न डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, क्योंकि पहले के टाइम पे हम लोग मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात नहीं किया करते थे उतना। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया या जो रूलर्स ने कह दिया हमने उसको मान लिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे कॉलोनियल रूल आया तो लोगों को उनके राइट्स पता लगे। ठीक है, लोग लीडर बनना चालू किया, लोगों ने एक्टिविस्ट बने, तो इस तरीके से कॉलोनियल रूल हमारा इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला। 7th टॉपिक अपना होने वाला है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, कि अब इंडिपेंडेंट पीरियड के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कॉलोनियल रूल आया, अब इसके अंदर कॉलोनियल रूल के अंदर लीडर एक्टिविस्ट वगैरह थे, इन्होंने बहुत मेहनत की और हमें आज़ादी दिलाई 47 के अंदर। अब 47 के अंदर आज़ादी दिलाई, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया की जर्नी बिगन हुई है। हम लोगों ने जैसे हम आज़ाद हुए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सबसे पहले। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग की हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने इस्टेब्लिश किया। ठीक है, हमने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज डाला, 18 से ऊपर वाले लोग वोट कर सकते हैं, वोटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया हमने। ठीक है, फंडामेंटल राइट डाले उसके अंदर हमने। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको हम लोगों ने क्या किया, अडॉप्ट किया। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में अडॉप्ट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि। ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया बहुत अच्छी तरीके से, अभी भी चल रहा है जो कि हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ द डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर इस तरीके से अराइज हुई। ठीक है, और फाइनली 1957 के अंदर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, 50 में वो लागू हो गया था, विच लेड द फाउंडेशन ऑफ हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे जो पब्लिक है वो डेमोक्रेटिक है, बिल्कुल कोई उन पे पाबंदी नहीं है। मल्टी फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, विद प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल और है जो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर देखने को मिलता है, कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को अपनाया है। ये सेकुलर वर्ल्ड है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म, कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, उसे अथॉरिटी ऑटोक्रेटिक नहीं बनाया गया है। हमारे यहाँ पर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, और सभी ऑल आर इक्वल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी हमारी डेवलप हुई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मॉडर्न डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी, किस तरीके से मॉडर्न डेवलपमेंट हुई डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी के अंदर मॉडर्न डेवलपमेंट बहुत सारी, आप सबको पता है, ये तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, डिजिटल डेमोक्रेसी हुई, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्ट हो पाते हैं गवर्नमेंट पेजेस से कनेक्ट हो पाते हैं, गवर्नमेंट से कनेक्ट हो पाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डिजिटल डेमोक्रेसी हुई। ठीक है, किस तरीके से आप अपने थॉट्स, अपने चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने विचारों को आप लोगों के सामने तक लेकर आ सकते हैं। सेकंड इज़ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, अकाउंटेबिलिटी, जब से आप लोग ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते हैं तब से ट्रांसपेरेंसी लोगों के बीच में बढ़ गई है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, और थर्ड इज़ द ई गवर्नमेंट, यानी कि ई गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक आप अपने मोबाइल को यूज़ करके आप कहीं पर भी, अगर आपको कोई लगता है कि कंप्लेंट करनी है आपको, जैसे कि बसेस में आजकल, मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ कि फ़ीमेल्स के लिए क्या था, क्योंकि टिकट्स फ्री है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो फीमेल्स के लिए क्या किया जाता है, बस स्टैंड पे वो खड़ी भी होंगी ना, तो उनके लिए जो बस है वो रोकी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनकी फ्री टिकट है। ठीक है, और इसलिए इस वजह से जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स होते हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप ई गवर्नमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट को, जो उनकी साइट है बस की, बस वाली जो डीटीसी की साइट होती है हमारी, उस पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, एक बहुत ही ईजी, आपको किसी दफ्तर में नहीं जाना, किसी ऑफिस में नहीं जाना, यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू वांट विद योर फ़ोन।
ठीक है। तो ई गवर्नमेंट देखो इस तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल है। चौथा टॉपिक होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप लोग डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करें, इक्वली पार्टिसिपेट करें, सिटीजन भी उसके अंदर शामिल हो पाए, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है। हर एक व्यक्ति, वेदर वो एक गाँव का हो या फिर किसी सिटी का हो, वो सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो। पांचवा आता है हमारा पार्टिसिपेटरी बजटिंग। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटरी बजटिंग बोथ आर डिफरेंट। पार्टिसिपेटरी बजटिंग का मतलब होता है कि बजटिंग यानी कि सरकार के जो फाइनेंस है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या है, हमसे टैक्स ले रही है, चाहे मैंने जीएसटी में ले रही हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स ले रही हो, किसी भी तरीके से आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है या आपकी जीएसटी दे रहे हैं आप लोग, तो टैक्स तो ले रहे हैं ना। तो पार्टिसिपेटरी बजटिंग का मतलब यही है कि हम, हमारा पैसा जो गवर्नमेंट ले रही है, हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो इस पैसे का। ठीक है, तो वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वी हैव दिस राइट टू मतलब टू आस्क आवर गवर्नमेंट, ठीक है, कि आप किस तरीके से हमारे पैसे को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बिल्कुल अच्छा सा राइट है। ठीक है। सिक्स्थ इज़ द सिविल सोसाइटी एंड एक्टिविज्म। और मॉडर्न डेवलपमेंट डेमोक्रेसी में ये हुआ है कि सिविल सोसाइटी बन गई है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइप के एसोसिएशन ग्रुप बने हुए हैं। जैसे कि आप लोग देखें तो हमारे जो ये थर्ड जेंडर या फिर थर्ड जेंडर जो होते हैं अदर देन मेल एंड फीमेल, इनके लिए एक अलग एसोसिएशन बना रखे हैं। एनजीओस काफ़ी सारे खुले हुए हैं। वेदर वो अगर छोटे बच्चों का हो, अनाथ बच्चे जहाँ पर रहते हैं उनका अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन, या किसी और का अलग होता है, एल्डर्स का अलग होता है ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन यहाँ पर उन चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि जो लोग न्यूज़ वाले होते हैं, जो न्यूज़ मेकर्स होते हैं, वो लोग अपने एसोसिएशन बनाते हैं ताकि वो पब्लिक तक अपनी चीज़ों को पहुँचा पाएँ और उनसे बातचीत कर पाएँ। तो इस तरीके से ग्रुप एसोसिएशन भी क्रिएट हो गए। ये भी तो एक डेमोक्रेसी है ना भाई, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट हुई है डेमोक्रेसी के अंदर। वरना एंशियंट टाइम पे अभी हमने पढ़ा इतना कुछ था ही नहीं, वहाँ फीमेल्स अलाउड नहीं है, स्लेव्स अलाउड नहीं है, कोई नीची जाति का अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसी हमें इन सब चीज़ों से उभर कर लाती है आगे। 7 टॉपिक होने वाला है इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्शन जो हमारे होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म लाए गए हैं। पहले के टाइम पे वो एक बॉक्स के अंदर, आप लोग ने देखा होगा अगर पिछले टाइम पे, अगर आप अपने बड़ों से पूछे, घर के एल्डर से, कि किस तरीके से पुराने टाइम पे एक चिट पे लिख कर नाम आपको डालना पड़ता था वो बक्से में, और वो बक्सा चोरी हो जाता था कि, और क्योंकि उस बक्से को चोरी कर लिया जाता था और इधर उधर छुपा दिया जाता था। तो इस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम आ गई है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हुई है। ठीक है, और 8th टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग कि वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, कि जो वुमेन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं पॉलिटिकली। ठीक है, पॉलिटिकली कहाँ उनको स्लेव्स के मैंने आपको बताया था, स्लेव्स के साथ उनको कंपेयर किया गया, और कहाँ वुमेन क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर। तो ये इस तरीके से मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर डेवलपमेंट हुई है हमारी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हमने डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट पढ़ ली, तो देखो चैलेंजेस भी इम्पोर्टेंट है कि चैलेंजेस क्या थे। तो ये हम लोग जल्दी से कर लेते हैं कि चैलेंजेस में क्या क्या आता है। करप्शन आती है, इलेक्टोरल इशू आते हैं, सोशल इनइक्वालिटी आती है, और कम्युनलिज्म आइडेंटिटी, और रूल ऑफ मेजोरिटी एट दी कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश कर ली, लेकिन करप्शन देखो कितना बढ़ गया है, इलेक्टोरल इशू आ गए। अभी भी काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि भाई ये इलेक्शन मशीन में धांधली, सुना होगा आपने वर्ड। ठीक है, मिसयूज़ करते हैं जो लोग इलेक्शन का, इलेक्टोरल इश्यूज काफ़ी सारे जनरेट हो रखे हैं। ठीक है, थर्ड हमारा सोशल इक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी आ रखी है कि किस तरीके से, आई मीन इक्वालिटी नहीं की जा रही है, इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में। ठीक है, कम्युनलिज्म एंड आइडेंटिटी की, कम्युनलिज्म किसी एक प्राइवेट चीज़ की, प्राइवेट पर्टिकुलर सेक्टर की ही बात की जा रही है। ठीक है, एंड फिफ्थ इज़ द रोल ऑफ मेजोरिटी एज द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो मेजोरिटी का जो रूल है वो माइनॉरिटी के ऊपर रखकर नहीं किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो रोल ऑफ मेजोरिटी एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये कुछ डेमोक्रेसी के चैलेंज है अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी पीपल है उनके राइट्स को अच्छा माना बताया जा रहा है, और माइनॉरिटीज़ को उनकी माइनॉरिटीज़ की वजह से ही मेजॉरिटी पीपल इतने ऊपर हैं। तो आपका क्या थॉट है इस पे, यू कैन इफ़ यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस होते हैं डेमोक्रेसी के। तो इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी के अंदर चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रोसीजरल
एंड सब्सटेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, कि किस तरीके प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी हमारे किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली दो अकाउंट है जो फोकस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पर। पहला है हमारा प्रोसीजरल अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल अकाउंट बेसिकली क्या है इसके अंदर, बहुत ही तो बेसिकली पहला टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि प्रोसीजरल अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। प्रोसीजरल अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेसी है जो फोकस करती है प्रोसीजर पे, पूरे मैकेनिज्म पे फोकस करती है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या जो फेयरली चीज़ें हो रही हैं, फंक्शन जो भी हो रहा है, क्या वो ढंग तरीके से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। और ये कंसर्न करती है प्राइमरली विद द प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर मेड, कि किस तरीके से डिसीजंस को लिया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली प्रोसेस, जो प्रोसेस है ना डिसीजन मेकिंग का, वो सही है या नहीं है, फेयर है या नहीं है, और किस तरीके से पॉलिटिकल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में। एंड इट ऑल्सो इम्फोसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इस्टेब्लिश रूल। और इसके अंदर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने कोई रूल बना लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, तो उसको फॉलो करना इज़ कंपल्सरी। यही एक प्रोसीजरल अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी का मेन गोल है, ठीक है। अगला है इट टेंड्स टू डील मोर विद डिसीजन मेकिंग एंड लेस विद आउटकम, ठीक है। ये मोर क्या है, डील करती है डिसीजन मेकिंग लेस विद आउटकम्स के साथ, कि आपका जो प्रोसेस है ना डेमोक्रेसी के अंदर, या कोई भी रूल अगर आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू आउटकम्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये रोल प्ले करती है अपना। और इसके अंदर कुछ की प्रिंसिपल अगर हम बोलना चाहें तो इंक्लूड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। ये इनका प्रोसीजर है कि इलेक्शन के रिजल्ट चाहे जो मर्जी हो, बट इनको इलेक्शन चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। वरना अगर ऐसे उल्टे पुल्टे होने लग गया तो तब तो हो गया काम, ठीक है। सेकेंड है इक्वल सफरेज, यानी कि 1% 1 वोट। ये नहीं कि आप किसी रिचर कास्ट से आते हैं तो आपको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, या आपके पास 2 बार वोट देने का अधिकार होगा, तो नो, ठीक है। आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको एक पर्सन को एक ही वोट देना है। तो इक्वल सफरेज, हर एक व्यक्ति को एक ही वोट देना है, गरीब हो या अमीर हो। सेकेंड थर्ड है अपना आता है रूल ऑफ लॉ, जो हमने बात की प्रोसेस पे। ये लोग जो प्रोसीजर अकाउंट होता है ये प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करता है, तो रूल ऑफ लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आपको लॉ के अकॉर्डिंग ही रूल्स और लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। तो अपना फोर्थ आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटी राइट्स, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी हिंदुइज्म लोगों की है, तो जो हमारे माइनॉरिटी लोग हैं, ठीक है, उनको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रोसीजरल अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। तो कैन यू मेंशन दैट हु इज़ द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इन इंडिया? इफ़ येस यू कैन गिव योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड लेट्स सी व्हाट्स योर आंसर्स। आई एम वेटिंग, ओके। सो येस, प्रोसीजरल अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी हो गया हमारा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सब्सटेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव इज टोटली अपोजिट ऑफ procedural account of democracy. It focuses more on the outcomes rather than procedures और form। जो सब्सटेंटिव अकाउंट होता है ये फोकस करता है कि आउटकम क्या आ रहा है, कि भाई इलेक्शन तो हो गया, अब उसका आउटकम क्या है, तो ये उस पर फोकस करता है, कि एम्फोसिस करता है कि जो गवर्नेंस है ना वो क्वालिटी गवर्नेंस हो। यानी कि ये नहीं कि आपने किसी भी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया, वो प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर रही है, लेकिन वो उससे किसी सिटीज़न का कोई भला नहीं हो रहा है, तो इस टाइप की गवर्नमेंट क्या हमें चाहिए होगी? नहीं चाहिए होगी ना। तो इसलिए ही ये इम्फेसिस करते कि क्वालिटी गवर्नमेंट हो जो प्रमोट करे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाए लोगों के, लोगों की सेवा करे, ठीक है। लोगों के लिए गवर्नमेंट चुनी गई है तो लोगों का काम करे, है ना, जैसे कि प्रोटेक्शन करे इंडिविजुअल की और एक कलेक्टिव वेलबींग की, वेदर इट इज़ अ माइनॉरिटी क्लास और इट इज़ अ मेजॉरिटी क्लास, ठीक है। और इट कंसाइडर नॉट जस्ट अ फॉर्मल रूल बट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एक्शन ऑन पीपल लाइफ्स। ये भी ध्यान रखती है कि किस तरीके से, क्योंकि ये आउटकम पे बात करते हैं, तो किस तरीके से जो भी रूल रेगुलेशन एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू बनाया जा रहा है, उसके अंदर कोई जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कहीं वो जो पॉलिसीज़ है वो पीपल, लोगों की लाइफ के लिए हानिकारक तो नहीं है, इम्पैक्ट तो नहीं कर रही क्या उनकी लाइफ को, ठीक है, अलग तरीके से। तो ये भी ध्यान रखते हैं कि आउटकम जनता के लिए होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्वालिटी गवर्नेंस होनी चाहिए। और की इशू फ्रॉम विच इट इज़ कंसर्न इज, मतलब जो सस्टेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी है उसके क्या इश्यूज़ हैं,
ठीक है, जिससे इनको डील करना पड़ता है, वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से डील करना इज़ अ वर्क ऑफ बेसिकली सब्सटेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमें ये बताता है। सेकंड है सोशल जस्टिस, हर एक व्यक्ति को जस्टिस दिलाना। थर्ड है एक्सेस टू एजुकेशन, हर एक बच्चे को एजुकेशन दिलाना इज़ द सब्सटेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली ये क्या है, एक आउटपुट है कि आप डेमोक्रेसी दिला रहे हैं सबको, ठीक है, आई मीन एजुकेशन दिला रहे हैं, ठीक है। अपना फोर्थ है हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर सेक्टर में हर किसी को, अगर आपको अपने जो कंट्री है उसकी एज बढ़ानी है, जो हमारे यहाँ पे सिटीजन्स की एज है जो मिनिमम मैक्सिमम अगर देखे जाए तो 80 ईयर्स या 65 मान लो, 65 मानी जाती है, ठीक है। 80 ईयर्स तो चलो जी जाते हैं कई लोग, ठीक है। तो हेल्थ केयर में ज़्यादा फोकस करना है। और टोटली अगर ओवरऑल बात की जाए तो हर एक वेलबींग पॉपुलेशन का उनका क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो ऊपर के हमने 4-5 पॉइंट पढ़े इस पर सब्सटेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो सो दिस डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज द आइडिया दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू टेंजिबल इम्प्रूवमेंट इन पीपल लाइफ, कि अगर डेमोक्रेसी सही होगी, क्वालिटी वाली डेमोक्रेसी होगी, तो वो क्या करेगी, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। तो यही था हमारा सब्सटेंटिव अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक इस वीडियो का होने वाला है, दैट इज़ द कंटेम्प्ररी इनोवेशन इन डेमोक्रेसी। अगर मैं ये चाहती ना तो आपको मॉडर्न जो डेवलपमेंट हुए डेमोक्रेसी ठीक उसके बाद करा देती, लेकिन ये यहाँ तक आना ज़रूरी है, क्योंकि कंटेम्प्ररी और मॉडर्न में डिफरेंस देख लो पहले क्या है। मुझे पता है कंफ्यूज हो सकते हैं काफ़ी बच्चे। तो मॉडर्न इनोवेशन वो होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात करते हैं पीछे, ठीक है, जो हो चुका है, ये डेवलपमेंट हो चुकी है। वहीं अगर कंटेम्प्रेरी की बात करें तो कंटेम्प्रेरी का मतलब जो इनोवेशन, जो डेवलपमेंट अभी चल रही है, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी बेसिकली होता क्या है, यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ताकि सिटीज़न इंगेजमेंट बढ़े, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके पेपर में ही आने वाला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट्स याद कर लो, जो 11 पॉइंट अभी आने वाले हैं आपके सामने। सेकंड है ओपन गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव, यानी कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे डाटा शेयरिंग का प्रोसेस शो किया है ताकि जनता को पता रहे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या काम कर रही है, ठीक है। आई नो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, 30 मिनट्स की तो होगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, पेपर आ रहे तो पढ़ना है ना। थर्ड इज़ द पार्टिसिपेटरी बजटिंग। तो पार्टिसिपेटरी बजटिंग यानी कि वही हमने जो पीछे पढ़ा था कि सिटीज़न को अलाउ करती है कि पब्लिक के जो फंड है वो किस तरीके से एलोकेटेड, कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। फोर्थ है अपना सिटीज़न असेंबली एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, कि सिटीजन्स के अलग अलग एसोसिएशन और असेंबली बनाई गई है ताकि लोगों के साथ सर्वे किया जा सके कि हाँ आप पर्टिकुलर थिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और किस तरीके से जो पब्लिक के ओपिनियन है, वो इश्यूज़ हैं, वो अराइज होते हैं जो इश्यूज़, उसको किस तरीके से जो गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशंस वगैरह हैं वो सब क्या करते हैं, असेंबली बनाकर। जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आप में से किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो, काफ़ी सारे कॉलेजेस के बाहर इंटरव्यू लेते रहते हैं कि यस आपको क्या लगता है, किस तरीके से कौन जीतेगा 2024 में, किसकी सरकार आएगी, इस तरीके से इंटरव्यू वगैरह होते रहते हैं। या किसी पब्लिक ओपिनियन पे जो ज़्यादा फेमस मुद्दा चल रहा होता है उस पर बात कर ली जाती है, लोगों की क्या राय है। तो यहाँ से आपकी एक सिटीज़न असेंबली और पब्लिक का ओपिनियन देखने को मिलता है, ठीक है। अपना फिफ्थ आता है ब्लॉकचेन वोटिंग। ब्लॉकचेन वोटिंग बेसिकली क्या होता है, हर एक ऑनलाइन वोटिंग करना बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर जो वोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और सिक्योरिटी भी काफ़ी रहती है इसके अंदर। डिजिटल रिफरेंडम, अब देखो यहाँ ऊपर हमने यहाँ पर एक सर्वे की बात की थी और अब हम रिफरेंडम की बात कर रहे हैं। अगर तुमने मेरी वो सर्वे वर्सेस रिफरेंडम वाली डिफरेंस इनके बीच में वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, ठीक है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी है ये, तो मैं लिंक भी डाल दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड रेफरेंडम, ठीक है। तो डिजिटल रेफरेंडम्स होते हैं सिटीजन ओपिनियन ओवर अ स्पेसिफिक इशू। रेफरेंडम का मतलब होता है, मैं बता देती हूँ चलो यहाँ पे, कि रेफरेंडम का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर इशू जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ला चुकी है उसके ऊपर एक बार उसको पास करने से पहले जनता की राय ले ली जाती है कि हाँ आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिजिटल रेफरेंडम कहते हैं। जैसे कि सबसे इसका अच्छा एग्जांपल अभी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का देखा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके से आया और लोगों ने गवर्नमेंट ने लोगों से बोला कि आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर इशू पे, कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये एक फॉर्म आया था पूरा, ठीक है, आप लोगों ने भी भरा है क्योंकि आई पर्सनली फिल दिट्स, ठीक है। तो यस इस तरीके से रेफरेंडम्स किए जा सकते हैं, चेंजेस बेसिकली आप कह सकते हैं। और अपना सेवेंथ टॉपिक है रैंक्ड चॉइस वोटिंग।
रैंक्ड चॉइस वोटिंग क्या करती है, सिटीजन को हेल्प करती है, ऑनलाइन ही आप वोट वगैरह दे सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हाँ आपकी प्रेफरेंस क्या है, जितने लोग खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे अपने फ़ोन में भी शिफ्ट करते हैं ना कि हाँ ये मेमोरी ज़्यादा अच्छी है तो इसको आगे रखेंगे, या आप अपने इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें पिन कर देते होगे कि येस ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फ़ोटो मेरी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से रैंक चॉइस वोटिंग होती है कि हमें जो पर्टिकुलर कैंडिडेट अच्छा लगता है हम उसको सबसे ऊपर वोटिंग में लगते हैं, बाकी और व्यक्तियों को बेसिकली एक रिवीजन, एक समरी टाइप हो जाती है कि हाँ कि जो सिटीजन्स हैं, कैंडिडेट सिटीजन्स की क्या राय है कैंडिडेट्स के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रैंक चॉइस वोटिंग इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है हमारा ऑनलाइन पिटीशन एंड सिटीजन इनिशिएटिव, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फीमेल और बस का एग्जांपल दिया था, तो ये सही नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। और यूथ इंगेजमेंट एंड एजुकेशन, ये एक कंटेम्प्रेरी इनोवेशन है जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस है, कि वो कितना अच्छा स्कूल है ये, ठीक है। देखो अब हमने तो स्कूल वगैरह पास कर रखे हैं कब के, तो इसके अंदर क्या है कि मतलब हमें उतनी ज़्यादा इनोवेशन टाइप की चीज़ें नहीं मिली जितनी आजकल की जनरेशन 8 9 10 11 12 के बच्चों को मिल रही है, कि किस तरीके से ग्रेजुएशंस के अंदर हमें तो ग्रेजुएशन चलो ऐसी ही चलती है लोगों की, ठीक है, लेकिन किस तरीके से इनोवेशन की जा रही है एजुकेशन के अंदर, यूथ का इंगेजमेंट किया जा रहा है। कॉलेजेस के अंदर भी आप देखते होंगे अपने कि आप लोगों के लिए अलग अलग फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि आप अपने टैलेंट्स को पहचान सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यूथ इंगेजमेंट और एजुकेशन, अम्बेडकर स्कूल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंड अवर नेक्स्ट इज़ द ग्लोबल गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी। ग्लोबल गवर्नेंस और ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी का मतलब है किस तरीके से ग्लोबली गवर्नेंस की जा रही है, अदर देन ये जो हमने ऊपर के 5 6 7 पॉइंट पढ़े हैं, इसके अलावा कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स जैसे इश्यूज़ पर ग्लोबली बात की जा रही है। ये भी एक कंटेम्प्रेरी इनोवेशन है। पहले के टाइम पे अगर हम लोग 2014 से पहले देखें या 2014 मोदी जी की सरकार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट आई है, देखो इसके अंदर काफ़ी सारा इनिशिएटिव किया गया है। डिप्लोमेसी, एस डॉक्टर एस जयशंकर, कितना अच्छा उनका गवर्नेंस की पॉलिसी है, वो किस तरीके से मतलब ही इज़ सच एन एक्सीलेंट डिप्लोमेट है वो, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से चीज़ें करी हैं, ग्लोबल रिलेशन अपने इस्टेब्लिश किए हैं। सिमिलरली G20 की इस्टेब्लिशमेंट हमारे यहाँ हुई है, ठीक है, हुई थी, जो अभी आपने भारत मंडपम में हुई थी, ठीक है, इसी ईयर में। तो किस तरीके से वो सब हुआ है। तो येस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो येस, यही था हमारी वीडियो। तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होती है। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।